नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं आपके साथ दीपाली अग्रवाल। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जितेंद्र दीक्षित जी। टीवी पत्रकारिता के जाने माने नाम हैं, मुंबई में पले बड़े हैं और आज हम खास तौर पे यहाँ स्टूडियो में बात करने वाले हैं उनकी किताब के बारे में। इस वक्त सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और आपकी 3 किताबें इस वक्त मेरे पास हैं, जिनमें एक किताब है सबसे बड़ी बगावत, दूसरी है कश्मीर 370 के साथ और बाद, और तीसरी किताब है अयोध्या ने कैसे बदल दी बम्बई। ये किताब अंग्रेजी में छपी है हार्परकॉलिंस से और ये इसका हिंदी अनुवाद है जो प्रभात प्रकाशन से आया है। आज हम इसी किताब के बारे में बात करेंगे। जितेंद्र जी की 6 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें से 2 हिंदी में हैं और बाकी सारी किताबें अंग्रेजी में हैं, लेकिन उनके हिंदी अनुवाद भी अब प्रकाशित हो रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो अयोध्या ने कैसे बदल दी बम्बई, इस किताब के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि अभी ये हाल में जो प्रकाशित हुई है, तो इसमें 1992 में जो अयोध्या कांड हुआ उससे पहले की और बाद की बम्बई है और उस दौरान की भी बम्बई, उसके बारे में आपने लिखा है। तो आपको क्यों लगा कि इतने समय बाद एक इस टॉपिक पर ये किताब आपको प्रकाशित करवानी चाहिए, लिखनी चाहिए? धन्यवाद दीपाली इस बातचीत का अवसर देने के लिए। देखिए 1992 इस साल को मैंने एक रेफरेंस ईयर के तौर पे लिया है और 1992 से लेकर के दिसंबर 2022 तक ये 30 साल होते हैं। जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बाद देश भर में दंगे हुए थे, लेकिन सबसे भयावह दंगे मुंबई में हुए, जो उस वक्त हिंदी भाषी जिसको बम्बई कहते थे आधिकारिक तौर पर। और उन दंगों ने मुंबई के हर पहलू पर असर डाला। मुंबई की राजनीति पर असर डाला, मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर असर डाला, मुंबई के सामाजिक ताने बाने पर असर डाला, वहाँ के रियल स्टेट पर असर डाला। तो मैंने इन 30 सालों में उन दंगों के बाद से मुंबई कैसे बदली है, मैंने उसको क्रॉनिकल किया है, उसको पेश किया है मुंबई से जुड़ी सच्ची किस्से कहानियों के जरिए। और उन दंगों से ठीक पहले क्या कुछ ऐसा घटित हो रहा था मुंबई में, जिसकी वजह से मुंबई में इतना बड़ा रिएक्शन देखने मिला। इतने बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए जो 2 फेजेस में चले। पहला फेज 6 दिसंबर से शुरू हुआ जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, हफ्ते भर तक चला। दूसरा फेज जो है 6 जनवरी से शुरू हुआ, 1 महीने बाद। और इन दोनों ही दंगों के बाद फिर मार्च में 12 मार्च 1993 को बम धमाके हो गए मुंबई के 13 ठिकानों पर, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और करीब 750 लोग उसमें घायल हुए थे। तो ये रेफरेंस ईयर लेते हुए मैंने मुंबई की कहानी सुनाई है बीते 30 सालों की, और इन दंगों का क्या प्रभाव पड़ा मुंबई के अलग अलग पहलुओं पर। और इन दंगों से ठीक पहले के 3-4 सालों में मुंबई में ऐसा क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से मुंबई में ऐसा विस्फोट हुआ, इतने भारी पैमाने पर जो है रिएक्शन देखने मिला। तो उसकी भी कहानी मैंने इसमें कही है। मेरा सवाल आपसे इसी बात को लेकर था जो आपने बताई कि पहले से भी बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनती जा रही थी कि अचानक से ये दंगे क्रिएट वहां हो गए। तो अयोध्या एक ट्रिगर पॉइंट था या उससे पहले कुछ ऐसी स्थितियां बन रही थी कि अयोध्या कांड अगर नहीं भी होता तो भी इस तरह के दंगे या इस तरह की जो आगजनी हुई वो होती? देखिए दीपाली, मुंबई शहर की तासीर ऐसी रही है कि मुंबई सांप्रदायिक तौर पर बड़ा ही संवेदनशील शहर रहा है। अगर हम मुंबई के इतिहास को उठाकर देखें तो 1892-93 से लेकर के 1992-93 तक 7 बड़े दंगे मुंबई शहर में हो चुके हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए, कई लोग उसमें घायल हुए और उसमें पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। कई बार जो है सेना को बुलाया गया हालात पर काबू करने के लिए। तो मुंबई शहर पहले से ही कम्युनल तौर पर काफी सेंसिटिव रहा। इस फैक्ट के अलावा जो 92-93 में दंगे हुए उसके ठीक पहले कुछ एक घटनाएं हुई। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1989 में सलमान रश्दी की किताब पर बैन के बाद एक दंगा हुआ था मुंबई के मोहम्मद अली रोड में। मोहम्मद अली रोड दक्षिण मुंबई में आता है और मुंबई के चुनिंदा मुस्लिम संगठनों ने एक मोर्चा निकाला था नागपाड़ा इलाके से लेकर के दक्षिण मुंबई में जो ब्रिटिश मिशन का ऑफिस था वहां तक इस मोर्चे को जाना था।
लेकिन हुआ ये कि पुलिस ने वहां पर पहुंचने से पहले ही इन मोर्चे में शामिल लोगों को रोक दिया और उसके बाद पुलिस और मोर्चे में शिरकत करने वाले लोगों के बीच एक हिंसक टकराव हो गया। वहां पर दंगा भड़क गया, आगजनी शुरू हो गई और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और उसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये वो घटना थी जिसकी वजह से मुंबई पुलिस और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में एक तरह की कटुता पैदा हो गई थी। और हुआ ये था कि उस मोर्चे के लिए पुलिस ने परमिशन मना कर दी थी, फिर भी ये मोर्चा निकला था। लेकिन उसी दिन एक दलित संगठन ने मोर्चे की परमिशन मांगी थी, उसको पुलिस ने परमिशन दे दी थी। तो मुसलमानों के बीच में एक ये भाव आ गया था कि पुलिस हमारे साथ जो है अनफेयर तरीके से बिहेव कर रही है, अन्याय कर रही है। और उसके बाद ये फायरिंग हो गई। तो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में एक गलत संदेश जो है चला गया था। और फिर वो सारा कुछ 1992-93 के दंगों में देखने मिला, जब जो दंगाई हैं वो पुलिस को टारगेट कर रहे थे और पुलिस ने भी ज्यादातर जो है एक कम्युनिटी विशेष को, जो है मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू किया था। तो ये उसका नतीजा था। अच्छा, तो आप ये बात बोल रहे हैं कि वहां पर वाकई में उनके साथ ऐसा भेदभाव हुआ? हाँ, क्योंकि अगर हम इस घटना को देखें तो इस घटना में दो बातें ऐसी थी जिसकी वजह से मुसलमानों में और मुंबई पुलिस में टकराव हुआ। एक कि मुंबई पुलिस ने जो है इन संगठनों को मोर्चा निकालने की अनुमति नहीं दी, लेकिन दूसरी तरफ दलित संगठन को अनुमति दे रहे थे, इनको मना कर दिया। और दूसरी बात कि पुलिस ने वहां पर जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था, पुलिस फेल हो गई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और पुलिस ने सीधे फायरिंग पर रिसॉर्ट किया और उसके बाद पुलिस ने वहां पे गोलीबारी कर दी जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये दो चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और पुलिस के बीच में जो है कड़वाहट पैदा हुई और वो कड़वाहट जो है मुंबई के दंगों में सामने आई, जो बाद में बाबरी मस्जिद के बाद गिराए जाने के बाद जो दंगे हुए। अच्छा, इसी अनुक्रम में आपका तीसरा जो पॉइंट है 1990 बंबई पहुंचा रथ, जिसमें शायद आप रथ यात्रा की बात कर रहे हैं जो आडवाणी जी ने निकाली थी। तो ये 1992 के दंगों से पहले की बात है। तो रथ यात्रा के बारे में आपने इसमें क्या लिखा है और रथ यात्रा ने कैसे बंबई को प्रभावित किया? जी बिल्कुल, देखिए जो जब मैं बिल्डअप कर रहा था कि आखिर में इतने भयानक दंगे मुंबई में क्यों हुए, तो उसके पीछे का एक कारण तो यह था कि जो एंटी सलमान रश्दी जो मोर्चा था उस पर पुलिस की फायरिंग हुई, एक ये कारण था। और दूसरा ये कि 90 में जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ मुंबई में पहुंचा तो उस वक्त मुंबई में कोई दंगे नहीं हुए, लेकिन मुंबई का माहौल जो है वो काफी गर्म हो गया था। जैसा मैंने बताया कि मुंबई सांप्रदायिक तौर पर काफी संवेदनशील शहर माना गया है। तो ऐसे में जो है मुस्लिमों के बीच में एक तरह की एंग्जाइटी पैदा हो गई थी कि आखिर आगे चलकर ये क्या होगा। और जहां जहां से रथ गुजरता था, फिर जिस तरह के नारे लगाए जाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जो आक्रामकता देखी गई, तो उसने एक तरह से मुसलमानों के बीच में एक एंग्जाइटी पैदा कर दी थी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। और ये कह सकते हैं कि उसके एक रिएक्शन की भी एक तरह से तैयारी हो रही थी कि अगर ये कुछ ज्यादा बड़ा होता है तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी किस तरह से रिएक्ट करेगी। उनके बीच में भी एक तरह की चर्चा और विचार मंथन जो है वो शुरू हो गया था। तो उसने भी उन दंगों के बीच जो है इस रथ यात्रा के बाद में भी पड़े। एक तो वो कारण था जो दंगों का मैंने आपको बताया, सलमान रश्दी वाले, और उसके बाद में ये चीज थी, इसने भी और उस एटमॉस्फेयर को, उस माहौल को और ईंधन दिया। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो है दिसंबर 1992 के दंगे, बाबरी मस्जिद कांड 6 दिसंबर जब हो गया, उसके बाद अचानक इमीडिएट इफेक्ट क्या बॉम्बे में मिले, जो आपकी किताब में भी जिसके बारे में चर्चा है? जी बिल्कुल, देखिए जो 92 में जो शुरुआती दंगे हुए तो उसमें हुआ ये कि उन दंगों में जो हिंदी कम्युनिटी थी वो तो मुस्लिम दंगाइयों का टारगेट थी ही, लेकिन इसके साथ साथ खाकी वर्दी पहने हुए लोग जो पुलिसकर्मी थे उनको भी टारगेट किया गया। हाँ, 89 का जो कड़वाहट थी वो साफ तौर पर दिखाई पड़ी। और पुलिस को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि पुलिस जो है वो एक तरह से सत्ता का प्रतीक मानी जाती है। जो अगर एक गली में कोई सत्ता का प्रतीक है तो वो एक हाथ में डंडा लिए पुलिसकर्मी ही है। तो एक सत्ता के प्रतीक के तौर पर कि सत्ता ने बाबरी मस्जिद को बचाने में जो है अपनी भूमिका नहीं निभाई है, जिस तरह से कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए थे, तो इसके लिए उनका गुस्सा सत्ता पर निकल रहा था और सत्ता के प्रतीक के तौर पर पुलिस पर निकल रहा था। और दूसरी बात ये कि पुलिस के प्रति पहले से ही एक नफरत पैदा हो चुकी थी। तो जगह जगह पर आप देखेंगे कि जो पहले फेज का दंगा हुआ तो उसमें कई पुलिस वाले मारे गए, कई पुलिस वालों पर हमला हुआ।
फिर ये पहले फेज में ये सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जो दूसरे फेज का दंगा शुरू हुआ, जिसमें कि जो मजदूर थे, माथाड़ी मजदूर, जो अपने सिर पर जो बंदरगाहों से सामान आता था, मुंबई में या दूसरी जगहों से ट्रकों में लदकर सामान आता था, उसको चढ़ाने उतारने का काम करते थे, ऐसे 2 मजदूरों की हत्या हो गई थी। तो उसके बाद दूसरे फेज के दंगे शुरू हो गए। तो उन दंगों में पुलिस की ओर से जो है कड़ी कार्रवाई की गई, और आरोप पुलिस पर यह लगा कि पुलिस ने जो है एक तरफा कार्रवाई की मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों पर फायरिंग की, मुसलमानों को मारा गया, और इस तरह के आरोप जो है पुलिस पर लगे। और बाद में जो श्री कृष्ण कमीशन बनाया गया इन दंगों की जांच के लिए, उस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में यही नोटिंग की कि पुलिस का रवैया जो है बिल्कुल अनफेयर था, और पुलिस ने जो है चुन चुनकर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया। तो उस दूसरे दंगे में हमने ये देखा कि पहले दंगे में पुलिस मार खा रही थी, और दूसरे दंगे में पुलिस ने एक कम्युनिटी को टारगेट किया। यानी जाहिर तौर पे ये अयोध्या कांड की प्रतिक्रिया तो थी ही, लेकिन इसकी भूमिका उससे पहले भी बहुत शुरू हो चुकी थी। सारी चीजें हुई थी उससे 1989, चाहे सलमान रुश्दी की किताब हो, चाहे आडवाणी की रथ यात्रा हो। इसके बाद अंडरवर्ल्ड की भी इसमें बात है। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बारे में भी अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे। उसके बारे में क्या कहानी है, और वो कैसे बंबई को इफेक्ट कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं? देखिए, 90 के दशक के दौर को हम एक तरह से देख सकते हैं कि ये वो दौर था जब मुंबई के तमाम अंडरवर्ल्ड के गिरोह जो है वो शहर पर हावी थे, और खास करके मुंबई शहर में 4 बड़े गिरोह होते थे। एक दाऊद इब्राहिम का गिरोह था, एक छोटा राजन का गिरोह जो 1994 के बाद बना, और एक अरुण गौली का गिरोह होता था, और एक अश्विन नायक का गिरोह। छोटा राजन पहले दाऊद इब्राहिम का बहुत ही खास आदमी हुआ करता था, उसके सारे मुंबई के ऑपरेशंस जो है उसमें उसकी भूमिका रहती थी। लेकिन हुआ ये कि दाऊद और छोटा राजन के बीच जो है अलग अलग कारणों से मनमुटाव भी होना शुरू हो गए थे, पैसे को लेकर या गैंग में हैसियत को लेकर, क्योंकि और भी लोग थे जो नंबर 2 बनना चाहते थे दाऊद के गैंग में, और छोटा राजन तो पहले से ही नंबर 2 पर था ही, लेकिन उसकी जगह कुछ लोग हथियाना चाहते थे, तो इनके बीच में मनमुटाव करने की भी कोशिश की गई, ताकि वो दाऊद इब्राहिम के खास हो सके। हाँ, कि वो उनके छोटा राजन की जगह वो ले सकें। तो ये सारा कुछ चल रहा था। अब ऐसे में ये बम धमाके हो गए 12 मार्च 1993 के। 12 मार्च 1993 के जो बम धमाके थे वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद के स्मगलिंग के नेटवर्क का इस्तेमाल करके करवाए थे। दरअसल दाऊद रहता था दुबई में, और दाऊद जो है अपने स्मगलिंग का माल मुंबई भेजता था या आसपास गुजरात में उतरवाता था। तो एक पाकिस्तान का एक दूसरा माफिया था, उसने दाऊद के एक कंसाइनमेंट पे कब्जा कर लिया। उसकी एक बोट जो है, जब दुबई से उसका जहाज कंसाइनमेंट लेकर निकल रहा था और जब वो कराची के पास से गुजर रहा था, तो इस आदमी ने दाऊद के उस कंसाइनमेंट को अपने कब्जे में ले लिया। तब ISI वालों ने ये एक अप्रोच किया दाऊद को और कहा कि हम तुमको एक डील रखते हैं तुम्हारे सामने, आप हमारा ये कंसाइनमेंट, आपका जो कंसाइनमेंट इस आदमी ने पकड़ा है, इस पाकिस्तानी माफिया ने, हम उसको छुड़वा के दे सकते हैं, बदले में तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। काम क्या था? मुंबई में बम धमाके करवाना। दूसरी तरफ दाऊद पर भी एक तरह का ये दबाव बना था मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से कि हमारे इतने लोग जो है दंगे में मारे गए हैं, तो आपको बदला लेना चाहिए, आपको उसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो वो चीज भी थी, तो उसको भी ISI ने भुना लिया। तो 2 कारण थे, एक तो दाऊद का एक कम्युनल कारण हुआ और दूसरा एक बिजनेस कारण था कि उसका माल इतना पकड़ लिया था। तो दाऊद ने जब स्वीकृति दे दी तो उसका माल छुड़ा दिया ISI ने, और दाऊद का माल जो है जिस तरफ भारत पहुंचना था स्मगल करके, वो पहुंच गया। अब दाऊद ने क्या किया कि दाऊद का जो स्मगलिंग का नेटवर्क था, जो टाइगर मेमन और दाऊद फंड से जैसे लोग चलाते थे, उस स्मगलिंग का नेटवर्क जिससे कि सोने चांदी की तस्करी होती थी, उसी स्मगलिंग का नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए दाऊद ने IDX बारूद जो है, IDX और AK-47 जैसे हथियारों की खेप भिजवा दी भारत में, और उनका इस्तेमाल मुंबई में 13 ठिकानों पर बम धमाके करने के लिए किया गया था। तो जब ये बम धमाके हुए तो छोटा राजन को इससे अलग रखा गया, उसको जानकारी नहीं हुई। जो तमाम ISI की और दाऊद के लोगों की जो मीटिंग्स हो रही थी, तो छोटा राजन को भनक तक नहीं लगने की दी गई। अब छोटा राजन जो है वैसे भी दाऊद से अलग होना चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि दाऊद उसको दरकिनार कर रहा है और गैंग में उसके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ऐसे में उसे ये एक बहाना मिल गया दाऊद से अलग होकर खुद को एक राष्ट्रवादी डॉन पेश करने का, एक पैट्रियट डॉन पेश करने का। और 94 में छोटा राजन ने दाऊद गिरोह छोड़ दिया, वो दुबई से भाग गया, वो साउथ ईस्ट एशिया में रहने लग गया, मलेशिया में या फिर थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन जैसे वियतनाम जैसे देशों में अलग अलग अपने ठिकाने बदलता रहा, और उसने अपनी अलग से एक गैंग बना ली।
और छोटा राजन ने। और उसने अखबारों को ऐसे इंटरव्यूज दिए, टीवी चैनलों को ऐसे इंटरव्यू दिए कि मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, मैं देशभक्त हूं, और चूंकि दाऊद ने देशद्रोह का काम किया है, उसने बेगुनाहों की हत्या की है, इसलिए मैं उससे अलग हो गया हूं। अब मेरी जिंदगी का मिशन जो है दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग को खत्म करना है। तो जो भारत की खुफिया एजेंसी हैं, उन्होंने, जैसे दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो भारत का दुश्मन दाऊद और दाऊद का दुश्मन छोटा राजन, तो छोटा राजन का इस्तेमाल जो है बताया जाता है कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने छोटा राजन का इस्तेमाल डी कंपनी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए किया। और भारत के अलावा जैसे नेपाल जैसे देश में दाऊद का नेटवर्क बन गया था, जिसके जरिए वो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह करवाता था या फेक करेंसी भेजता था। तो वहां पर राजन के शूटरों का इस्तेमाल करते हुए बताया जाता है कि उनको मरवा दिया गया और कई सारे दाऊद के जो खासम खास लोग थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 92-93 के जो दंगे हुए, उसने अंडरवर्ल्ड को भी एक तरह से दोफाड़ कर दिया। तो वो चीज भी हुई थी। अभी हम बात कर रहे थे कि कम्युनिटी विशेष के अंदर पुलिस वालों के लिए वैसे भी गुस्सा होना शुरू हो गया था। इसमें एक चैप्टर है खाकी के आंसू, जो मुझे लगता है कि पुलिस वालों के फेवर में है। तो यहाँ पर कैसे उनके लिए एक मुसीबत क्रिएट हुई? ये खाकी के आंसू दरअसल सीधे तौर पे दंगों से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये उन 30 सालों में जो मुंबई में बड़े घटनाक्रम हुए पुलिस महकमे से जुड़े हुए, उससे संबंधित ये पूरा चैप्टर है। और इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं, वो जो काफी फेमस हुआ करते थे, वे हीरो से विलेन कैसे बन गए पुलिसकर्मी। क्योंकि 90 के दशक में जब एनकाउंटर हो रहे थे, तो जो एनकाउंटर करने वाले अधिकारी थे, क्योंकि 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड हावी था, हर रोज अंडरवर्ल्ड की ओर से किसी को गोली मारी जाती थी, किसी की हत्या होती थी, दिन में 3-4 मर्डर्स हो जाते थे। तो उससे निपटने के लिए 1995 में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार आई और गोपीनाथ मुंडे जब गृह मंत्री बने, तो उन्होंने छूट दे दी मुंबई पुलिस को कि इनको जो करना है आपको करिए, इनको खत्म कीजिए, क्लीन कीजिए। तो उसके बाद में एनकाउंटर होने शुरू हो गए और प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले, रविंद्र आंग्रे जैसे जो इंस्पेक्टर्स जो है, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर फेमस हुए और इनको अखबार और मीडिया जो है एक हीरो के तौर पर पेश करती थी। लेकिन आगे चलकर यही तमाम लोग जो है विलेन के तौर पर पेश आने लग गए। मतलब ये लोग आगे चल के किसी ना किसी आपराधिक मामले में पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। दया नायक पर आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप लगा, हालांकि बाद में वो बरी हो गए। प्रदीप शर्मा पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगा, वो भी बाद में बरी हो गए थे। प्रफुल्ल भोसले पर एक कस्टोडियल डेथ के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। विजय सालस्कर पर भी एक फेक एनकाउंटर का आरोप लगा। सचिन वाजे का केस बहुत फेमस है, जो अभी वापस से गिरफ्तार हुए एंटीलिया कांड में। तो खाकी के आंसू से चैप्टर से मतलब ये है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद मैंने जिन लोगों को बड़ी शान से जो है एनकाउंटर के बाद बंदूकें तानकर मीडिया के सामने पेश होते हुए देखा था, उन्हीं को मैंने कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद मैंने रोते हुए भी देखा, उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए भी देखे। तो ये चैप्टर जो है उसको बताता है। अगला चैप्टर एक नई सियासत। अब हम दंगों से थोड़ा आगे के और समय में आ चुके हैं, तो एक नई सियासत, और इसके बाद का चैप्टर है प्रमोद महाजन, शख्सियत, कत्ल और उनकी सियासत। तो इन चैप्टर्स में क्या है? प्रमोद महाजन का केस भी बहुत फेमस रहा, बहुत प्रसिद्ध रहा, कई बहुत समय तक वो मीडिया पर लगातार चलता रहा। पहले मैं नई सियासत के बारे में बताता हूँ। नई सियासत ये हुई कि 94 में जो 95 में जो विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, तो पहली बार शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जो है सत्ता में आया। पहली बार भगवा गठबंधन जो है वो सत्ता में आया। उसके पीछे भूमिका ये दंगों की ही थी। जो सांप्रदायिक माहौल पैदा हुआ, जो कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, उसके बाद जो हिंदुत्व की लहर आई इन दंगों के बाद, तो उसको शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने जमकर भुनाया। और साथ में ये भी भुनाया कि उनके पहले जो शरद पवार की सरकार थी, वो अपराधियों को प्रमोट कर रही थी। दाऊद जैसे गैंगस्टर जो है उसी कार्यकाल में फले फूले, तो इसको भी उन्होंने एक तरह से अपने चुनाव कैंपेन का हिस्सा बनाया और उसका फायदा इनको मिला। और इनकी सरकार, शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार पहली बार सत्ता में आई। मनोहर जोशी जो है मुख्यमंत्री बने और आखिर के लगभग 8-9 महीने के लिए नारायण राणे को, जोशी को हटा के नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था 1999 में। जो दूसरे चुनाव हुए थे उसके
ठीक पहले। तो ये नई राजनीति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके बाद से जो राजनीति का भगवाकरण है महाराष्ट्र का, जो भगवा राजनीति जो है वो वहां पर शुरू हुई। उसके पहले तक क्या था कि बीजेपी या शिवसेना जो है कुछ सीटें विधायकों की जीत जाते थे, कुछ महानगर पालिकाओं पर उनका कब्जा हो जाता था, लेकिन पहली बार वो राज्य की सत्ता में आए थे। और उसके बाद फिर दूसरी बार सत्ता में आए 2014 में। उसके बाद 1999 में फिर से कांग्रेस एनसीपी की सरकार बन गई थी। तो वहां से एक नई राजनीति की शुरुआत हुई थी। अब प्रमोद महाजन को जो आपने कहा कि देखिए प्रमोद महाजन की हत्या हुई, की जो गोली मारकर हत्या हुई थी उनके भाई ने ही की थी, वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी। जब पहली बार उनको गोली मारी गई तो सुबह सुबह मैं दिल्ली से मुंबई पहुंचा था और फिर मुझे कॉल आया सूत्र का, और उसके बाद मैंने कंफर्म किया तो पता चला कि उनको गोली तो मार दी गई थी लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई थी। 5-6 दिनों के बाद जो है उन्होंने दम तोड़ा था। तो वो पूरा मुकदमा भी मैंने कवर किया था। प्रमोद महाजन को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही थी, कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही थी कि आखिर भाई ने ही क्यों अपने भाई की हत्या कर दी, जो है सारा कुछ था। तो मैंने उस कारण को पता करने की कोशिश की और उस मामले के जो जांच अधिकारी थे अनिल मेकवान नाम के, उन्होंने कभी मीडिया से बात नहीं की थी। तो और उसके बाद उन्होंने रहस्यमय ढंग से चार्जशीट फाइल होने के चंद दिनों पहले ही अपनी नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो सब कुछ बड़ा रहस्यमय था। तो मैंने फिर जाकर कई सालों बाद इस किताब को लिखने के लिए मैंने उनको ढूंढा, मैंने उनको कन्विंस किया हमसे बात करने के लिए, और उन्होंने कई सारी दिलचस्प बातें बताई प्रमोद महाजन की हत्या के बारे में, हत्या आखिर क्यों की गई थी। और प्रवीण महाजन उन्हीं की कस्टडी में था, तो उनकी कस्टडी में रहते हुए प्रवीण महाजन ने अनिल मेकवान को क्या क्या बताया, उस जांच अधिकारी को क्या क्या बताया, वो तमाम बातें इसमें हैं। मैं लगभग 11 चैप्टर पे 11वां चैप्टर है ये कि प्रमोद महाजन के बारे में। और इस किताब में क्योंकि 1992 से पहले की भी बात है और आपने बताया कि 92 तक ही बंबई कई सारे दंगों को झेल चुकी थी, तो एक बहुत एक मुख्य सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि फिर आपने इस किताब के शीर्षक में अयोध्या, खासतौर पे अयोध्या को ही क्यों चुना, जबकि उससे पहले रथ यात्रा भी हो चुकी है। आपने बताया कि रथ यात्रा के भी अलग तरह के एक प्रभाव बंबई पे, वहां के लोगों पर पड़ रहे थे। जी देखिए, अयोध्या मैंने एक रेफरेंस ईयर के तौर पे लिया क्योंकि उसका बहुत दूरगामी परिणाम जो है उन दंगों का अयोध्या विध्वंस के बाद मुंबई के तमाम पहलुओं पर पड़ा, जैसा मैंने आपको बताया था। लेकिन मुझे साथ में ये भी बताना था कि आखिर मुंबई में इतने भयावह दंगे हुए क्यों। मतलब दंगे तो जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था तो देश के अलग अलग इलाकों में हुए थे, लेकिन मुंबई में इतने ज्यादा क्यों हुए थे। तो वो मुझे एस्टैब्लिश करना था। इसके लिए मैं 3-4 साल पीछे भी चला गया और मैंने तब की घटनाओं का भी जिक्र किया और ये बताया कि ये सारे कारण थे जिसकी वजह से इतने खतरनाक दंगे जो है मुंबई में हुए थे। और फिर उस रेफरेंस ईयर को लेते हुए 92 को मैंने 30 सालों की कहानी कही। अगला जो चैप्टर है वो है आपका फिर लौटा आतंक, और उसके बाद 26/11 नहीं सीखा सबक। मुझे लगता है राकेश मारिया तब तक वहां कमिश्नर हो चुके थे। उसके बाद राकेश मारिया जिस वक्त 26/11 का हमला हुआ था तब राकेश मारिया ज्वाइंट कमिश्नर थे क्राइम ब्रांच के, क्राइम ब्रांच के चीफ थे। पुलिस कमिश्नर वो बने 2016 में, 15-16 में वो पुलिस कमिश्नर बने थे। लेकिन जो उसके पहले भी लेकिन उनका रुचि रहती थी। हाँ, उसके पहले वो अहम पदों पर रहे थे। वो ATS चीफ भी थे, क्राइम ब्रांच के भी चीफ थे, तो वो रहे थे। और हुआ ये कि जो 92 में दंगा हुआ, उसके बाद 93 में ब्लास्ट हुए। उसके बाद मुंबई में कोई आतंकी हमला जो है अगले 5-6 सालों तक नहीं हुआ। फिर फरवरी 2002 में गोधरा कांड हुआ गुजरात में, और उसकी प्रतिक्रिया देखने मिली मुंबई में, खास करके मुंबई के गुजराती बहुल इलाकों में। 2 दिसंबर 2002 को मुंबई के घाटकोपर में बम धमाका होता है, जो गुजराती बहुल इलाका है। हाँ, गुजराती बहुल इलाका है मुंबई, गुजराती कम्युनिटी अधिक है। गुजराती कम्युनिटी अधिक है। उसके 4 दिनों बाद 6 दिसंबर को मुंबई सेंट्रल के मैकडॉनल्ड के आउटलेट में धमाका होता है, 6 दिसंबर 2002 को। फिर उसके बाद जनवरी में 30 जनवरी को जो है विले पार्ले में बम धमाका होता है, जो कि गुजराती बहुल इलाका है। 6 दिसंबर 2002 उन्होंने खास तौर पर हाँ, हो सकता है कि एक बरसी का तारीख थी बाबरी कांड के, तो इसलिए वो भी चुना हो सकता है। फिर उसके बाद 13 मार्च 2003 को 30 जनवरी 2003 को एक धमाका हुआ विले पार्ले में। उसके बाद 13 मार्च 2003 को ही एक लोकल ट्रेन के डब्बे में ब्लास्ट होता है महिला कंपार्टमेंट में, उसमें 12-13 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिर से आतंकी हमला होता है 25 से 26 अगस्त 2003 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर,
और मुंबा देवी मंदिर के बाहर, हाँ। उसमें करीब 60 लोगों की मृत्यु होती है। तो फिर से एक बार एक सिलसिला शुरू हो जाता है मुंबई में आतंकी हमलों का। और ये हर बार कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता है, या जो पकड़े लोग जाते हैं तो उनसे पूछताछ में निकल कर आता है, तो ये पता चलता है कि गुजरात में जो दंगे हुए थे उसके बदला लेने के लिए उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ये विस्फोट यहां पर किए गए। तो ये भी उसी को जोड़कर देखा जाता है। मुंबई, आप देखेंगे कि मुंबई एक ऐसा शहर है कि जो ग्लोबल इवेंट्स पर रिएक्ट करता है, और खास करके मुंबई की मुस्लिम कम्युनिटी की हिस्ट्री रही है कि कोई भी ग्लोबल इवेंट होता है तो मुंबई शहर में उसका रिएक्शन देखने मिलता है। आप देखिए, वो जो किताब सलमान रश्दी ने लिखी थी वो ब्रिटेन में लिखी थी, उन पे फतवा जारी हुआ था, ईरान में हुआ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया देखने मिली मुंबई में। बाबरी मस्जिद मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर जो है अयोध्या में ढहाई गई थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया देखने मिली मुंबई में। इसका क्या कारण समझते हैं आप? कि उसको भी मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो यह है कि मुंबई एक पिछले 300-400 सालों से जो है एक ग्लोबल शहर रहा है। और मुंबई में देश और दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग आकर बसे हैं। तो और मुंबई में एक लोग पढ़ते लिखते भी हैं, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। डेंसिटी भी एक कारण हो सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी तो है ही, और उसके साथ साथ देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो मुंबई के लोग जो है आउटलुक भी उस तरह का रखते हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ पर रिएक्शन देखने मिलता है। जैसे फ्रांस में चार्ली हेब्दो ने जो है पैगंबर का कार्टून बनाया था, तो उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी यहाँ पर मुंबई में भी दंगे हुए थे। फिर एक बार अब से 10-12 साल पहले मुंबई के आजाद मैदान में दंगे हुए, वो भी ऐसा ही कुछ था कि रोहिंग्याओं के खिलाफ दंगे हुए थे और आसाम में दंगे हुए थे, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मुंबई में यह दंगा हो गया। तो मुंबई हमेशा से रिएक्ट करते रहा है ग्लोबल इवेंट्स पर। इस किताब में कई सारे और भी चैप्टर हैं जो अलग अलग घटनाओं पर लिखे गए हैं। कुदरत का बदला है, इसके अलावा बॉलीवुड का भी बदरंग चेहरा है। तो इस किताब में लगभग आपने बम्बई में जितनी भी चीजें हैं वो उन सबको कवर करने की कोशिश की है। तो इसके बारे में भी जानेंगे, कुदरत का बदला जो मुझे लगता है वहाँ की बारिश के बारे में है, और बॉलीवुड का बदरंग चेहरा। कुदरत के बदले के बारे में पहले मैं बताता हूँ। इंग्लिश में एक फ्रेज है, जब भी भारी बारिश होती है तो लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो उसका मुंबई वालों के लिए ऐसा ही एक मुहावरा बन गया है। जब भी भारी बारिश होती है तो मुंबई वाले कहते हैं 26 जुलाई की जैसी बारिश हो रही है। 26 जुलाई 2005 मुंबई वालों के लिए एक बेहद डरावनी तारीख बन गई है। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में 12 घंटों के भीतर 944 मिलीमीटर की बारिश हुई, यानी कि एक लगभग पूरे मौसम भर की बारिश जो है इन 12-13 घंटे में हो गई थी। और उस दिन मुंबई शहर पूरे विश्व से कट गया था। रेल यातायात ठप हो गया था, विमान उड़ने बंद हो गए थे क्योंकि विमान के रनवे पर पानी आ गया था, इंजन तक पानी जा रहा था, सड़क यातायात बंद हो गया था, मोबाइल फोन का नेटवर्क बंद हो गया था, बिजली कनेक्शन बंद हो गया था। और कई सारे मुंबई वाले, करीब 750 से ऊपर मुंबई वालों की जान चली गई थी। और जो लोग उस दिन मुंबई में थे वो ताउम्र उस दिन को नहीं भुला पाएंगे। तो ये एक मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि 26 जुलाई जैसी बारिश जो है मुंबई में एक ऐतिहासिक बारिश थी। और जब भी अभी भी ज्यादा भी बारिश होती है तो लोग बोलते हैं यार आज तो 26 जुलाई जैसी बारिश हो रही है, ये कहा जाता है। और बॉलीवुड का बदरंग चेहरा ये है कि बॉलीवुड जो है शब्द के साथ ग्लैमर जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसका शीर्षक अंग्रेजी में दिया है द अनग्लैमरस बॉलीवुड। अनग्लैमरस। हाँ, तो उसमें यह है कि जो बॉलीवुड की किस तरह से अंडरवर्ल्ड के साथ मिली भगत रही, अंडरवर्ल्ड का पैसा कैसे लगा, फिर जिसके बारे में कई बार किस्से भी इधर-उधर आते रहते हैं। बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारी चीजों को फर्स्ट हैंड वहां पर एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा है। तो वो चीजें हैं। फिर और सलाखों के पीछे सितारे, सलाखों के कई सारे बॉलीवुड के, जो जैसे सलमान खान का मामला था, इसके बाद में संजय दत्त का मामला था, इन सबको मैंने ट्रायल कवर किया, इनकी खबरें मैंने चलाई थी। उसमें सुशांत सिंह राजपूत का भी केस है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके बहुत सारे अनसुने किस्से जो है, जो अब तक आपने शायद पब्लिक डोमेन में ना देखे हो, वो भी इस किताब में आपको पढ़ने मिलेंगे। लाल बागचा राजा। लाल बागचा राजा, लाल बागचा राजा जो है एक मुंबई के, ये कह सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय गणेशोत्सव मंडलों में से एक है। मुंबई की एक छोटी सी गली में इनकी प्रतिष्ठापना की जाती है, लेकिन हर साल 10 दिनों के भीतर
लाखों लोग देश और दुनिया से आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। और इनके बारे में ये प्रचारित हुआ है कि लाल बाग के राजा एक मन्नत पूरे करने वाले गणेश जी हैं। तो एक तीर्थ स्थल के तौर पर ये जगह स्टैब्लिश हो गई है। तो इनके पीछे की कहानी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरह से लाल बाग के राजा की शुरुआत हुई और किस तरह से लाल बाग के राजा की जो विसर्जन यात्रा निकलती है 10वें दिन, उससे जुड़े हुए भी कई सारे किस्से कहानियां हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पर जब लाल बाग के राजा फायर ब्रिगेड के मुख्यालय के सामने से गुजरते हैं तो फायर ब्रिगेड उनको आधिकारिक तौर पर एक तरह की सलामी दी जाती है। मुख्यालय से गुजरते जितने भी फायर इंजन्स होते हैं वो एक साथ सायरन बजाने लगते हैं और अपनी बत्ती जला देते हैं। और जब तक पास होते रहते हैं लाल बाग के राजा मुख्यालय के सामने से, तब तक वो सायरन बजते रहता है और वो बत्तियां जलती रहती हैं। एक तरह से वो उनको सलामी, उसको सलामी कहा जाता है। और फिर ये होता है कि लाल बाग के राजा मुस्लिम इलाकों से होकर गुजरते हैं तो 2 ठिकाने ऐसे आते हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय की ओर से लाल बाग के राजा और उनके भक्तों का स्वागत किया जाता है। उनको शाही शरबत पिलाया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, हार चढ़ाया जाता है। और इतनी सारी बातों में ये बहुत मुख्य बात है जानने के लिए जो ऑडियंस हमारी देख रही है। बिल्कुल, ये बहुत ही एकदम दिल को छू लेने वाला जेस्चर होता है कि जब लाल बाग के राजा इस तरह के इलाकों से। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब भी मुंबई में कम्युनल दंगे भी हुए, जिस साल मुंबई में कम्युनल टेंशन रही, उस साल भी जब लाल बाग के राजा मुस्लिम इलाकों से गुजरते हैं, कई बार ऐसे फिर चर्चा होने लगती है कि यार रूट बदल देते हैं, मुस्लिम इलाकों से गुजारेंगे तो प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी अश्योर करती है कि आप हमारे यहाँ से जो ट्रेडिशनल पारंपरिक रूट है वहीं से आप गुजरिए। उसी जोश के साथ में लाल बाग के राजा का स्वागत होता है और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता है। इवन 92-93 में जब दंगे हुए थे उसके बाद भी लाल बाग के राजा वहीं से गुजरे और मुस्लिम समुदाय ने हमेशा के जैसे उनका स्वागत किया। ये बहुत अच्छी बात आपने खैर बताई। अच्छा, जब हम मुंबई की बात करेंगे और मुंबई पर जो किताब लिखी गई है उसके बारे में बात करेंगे और हम फाइनेंशियल मार्केट की बात ना करेंगे नहीं हो सकता। तो इसमें एक चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट पर है। फाइनेंशियल मार्केट के हीरो और विलन, उसके बारे में आपने इस किताब में कैसा जिक्र किया है? देखिए, जब ये मैं 30 सालों की बात करता हूं तो 30 सालों में फाइनेंशियल मार्केट में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए। बहुत सारे कारणों से जो है फाइनेंशियल मार्केट खबरों में रहा। कुछ ऐसे चेहरे निकल कर आए सामने। हर्षद मेहता का चेहरा निकल कर आया, उनका घोटाला था सिक्योरिटीज का। केतन पारेख का घोटाला था। तो इनकी कहानियां भी हैं, हीरोज एंड विलेंस। तो फिर ये तो विलेन के तौर पर देखे गए, लेकिन हीरोज भी थे अभी जो एक्सपायर हुए, जिनकी आकाशा एयरलाइन है, तो उनकी भी कहानी है। तो फाइनेंशियल मार्केट को भी मैंने इस किताब में इंक्लूड किया है क्योंकि वो सब कुछ भी जो उठापटक हुई वो इन 30 सालों में ही हुई थी। तो एक चैप्टर उसको डेडिकेट किया है जी। तो ये आपका 18वां चैप्टर है और 19वां धरती से आसमान तक 20वां चैप्टर इसका बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या चमक हो रही है मुंबई। इतने सारे चैप्टरों के बाद अंत में ये चैप्टर लिखने की जरूरत आपको क्यों लगा कि होनी चाहिए? क्या चमक हो रही है मुंबई? आपको ऐसा लगता है कि चमक हो रही है मुंबई? देखिए, एक गाना आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था, शायद किशोर कुमार ने गाया उसको। ये तो बंबई नगरिया है तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया है तू देख बबुआ। तो मुंबई को सोने चांदी की डगरिया कहा गया है। मैंने इस किताब में सवाल उठाया है कि क्या मुंबई सोने चांदी की डगरिया रहने वाली है? क्योंकि जिन जिन चीजों के लिए मुंबई जानी जा रही थी वो चीजें जो है, जो मुंबई की चमक थी, वो अब दूसरी जगहों पर भी हो रही है। जैसे हीरे का मार्केट है, तो हीरे का मार्केट जो है अब सूरत में शिफ्ट हो गया है। मुंबई अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जानी जाती थी, तो अभी भी हीरे का मार्केट है, पूरी तरह से नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, सूरत में शिफ्ट हो रहा है। तो इसका और साड़ी का मार्केट, टेक्सटाइल का मार्केट है, वो बाहर जा रहा है। तो इसका इन सांप्रदायिक दंगों से कुछ लेना देना है? ये सारा कुछ इन 30 सालों में ही हुआ है। 92 के बाद से ही ये हुआ है, सीधे तौर पर नहीं। लेकिन सांप्रदायिक दंगों की वजह से एक चीज हुआ है कि मुंबई में बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं। कई लोगों ने मुंबई को छोड़ा है, मुंबई के आसपास चले गए हैं या दूसरे शहर में चले गए हैं। दूसरा, घटोआइजेशन भी हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हुई हैं उन दंगों के बाद से। तो ये है। फिर इसके अलावा फिल्म की बात करें तो योगी आदित्यनाथ अभी साल 1.5 साल पहले मुंबई आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप नोएडा में आइए, फिल्में यहाँ पर आके बनाइए। दूसरे राज्य के लोग फिल्मों के लिए आकर्षित कर रहे हैं। और अब मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है म्यूज नहीं रह चुकी, मुंबई अंडरवर्ल्ड कोलैप्स हो चुका है। और मुंबई अंडरवर्ल्ड को फिल्मकारों ने पूरी तरह से निचोड़ लिया है, वेब सीरीज बना के या फिल्में बनाकर। तो अब मुंबई
को बैकग्राउंड में रखकर वैसी अब फिल्में भी नहीं बनती हैं। अब मिर्जापुर के बैकड्रॉप में फिल्में बनती हैं, नॉर्थ के दूसरे शहरों को, वहां के अंडरवर्ल्ड को लेकर फिल्में बनती हैं, तो वो चीज भी नहीं रही है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी वजह से मुंबई जानी जाती थी, तो अब वो चीजें जो है अब मुंबई से, आपको लग रहा है कि जो मतलब इन 30 सालों में जो बॉम्बे की पहले चमक थी वो अब नहीं है, वो धीरे धीरे कम हो रही है इन सब कारणों से? हाँ। चाहे वो दंगे फसाद हो, चाहे वो और माइंडसेट शिफ्टिंग भी हो सकती है कि अब हमें कुछ पूर्वोत्तर राज्यों, पॉलिटिकल फैसले भी हैं, कुछ पॉलिटिकल फैसले भी हैं, तो उन सब की वजह से जो है एक सवाल उठ रहा है कि क्या, मतलब यहाँ पे मैंने एक तरह से सवाल उठाया कि क्या मुंबई की वो चमक जाने वाली है। लेकिन इसको तय करेंगे पढ़ने वाले पाठक, बिल्कुल पाठक तय करेंगे, और धीरे धीरे क्लियर भी होते जाएगा कि मुंबई में चमक लौटेगी, जैसी है वैसी बरकरार रहेगी, अब निकल जाएगी। तो इस पूरे इंटरव्यू में जो किताब है अयोध्या ने कैसे बदल दी बंबई, इसमें 20 चैप्टर हैं और सारे 20 चैप्टर संक्षेप में हमने इस पूरे इंटरव्यू में कवर कर लिए। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जो चैप्टर है तमाम, चाहे वो बंबई की बारिश हो, चाहे वो दंगे हो, इन पर कई मूवीज भी बनी है, सीरीज भी बनी है, बहुत सारा काम भी हुआ है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इतने समय बाद ये किताब लिखनी बहुत जरूरी है जो उन सीरीज या उन मूवीज से अलग कुछ पाठकों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए देगी? देखिए, मैं दो कारण है इसके पीछे। एक तो जो सीरीज या मूवीज बनी है उसमें बहुत कुछ है ना फिक्शनलाइज किया गया है। हाँ। और ये एक चीज है, तो हम पूरी तरह से इनको ऑथेंटिक नहीं कह सकते। ठीक है, वो सत्य के करीब हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं है। उसमें बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई, जैसे बॉम्बे के दंगों पर बॉम्बे नाम की फिल्म बनी है, मणिरत्नम ने बनाई थी। तो उसमें बहुत सारी चीजें फिक्शनलाइज भी की गई थी। दूसरी बात की बहुत सारे किस्से कहानियां थे जो अभी तक कहीं नहीं आए। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी इसमें इंसिडेंट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में आए नहीं, उनको भी मैंने इसमें समाहित किया है। और दूसरा मेरा निजी कारण है कि मैं उस इलाके में पला बड़ा हूं मुंबई के, जिसने सबसे ज्यादा वायलेंस, हिंसा देखी है। मैं दक्षिण मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में पैदा हुआ, जहां पर हिंदू मुस्लिम की मिक्स पॉपुलेशन थी। वहां पर मेरी अपब्रिंगिंग जो है खून खराबे के बीच में हुई। वहां पर मैंने दाऊद गैंग और पठानों के बीच का गैंग वॉर देखा। जो दंगों के जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, जैसे पुलिस कमिश्नर के ऊपर पेट्रोल बम का फेंका जाना या सुलेमान उस्मान बेकरी में फायरिंग, ये सब मेरे घर के इर्द गिर्द ही हुआ। तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। और मैं ये सब देखते हुए बड़ा हुआ, और उसके बाद फिर मैं जब पत्रकार बना तो मोस्टली मैं यही सब अंडरवर्ल्ड का, मैं क्राइम रिपोर्टर था पहले। तो ये सारा कुछ मैंने कवर किया है। तो मैं अपनी कहानी कहना चाहता था, और जो कहानी मैं एक पत्रकार के तौर पर, एक टीवी पत्रकार के तौर पर मैं नहीं दिखा पाया, उन सारी चीजों को मैं पेश करना चाहता था। इसके लिए मैंने किताब लिखी। जी, तो बहुत अच्छी चर्चा हुई जितेंद्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस किताब को पहली बात तो लिखने के लिए। मुझे लगता है कि इसकी एक सबसे अच्छी खूबी ये भी है कि इतने सारे चैप्टर, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी एक साथ मुंबई को लेकर इतने संवेदनशील टॉपिक्स पे, संवेदनशील विषयों पर कहीं लिखे गए होंगे और लोगों को एक साथ मिल जाएंगे। तो इस किताब की सबसे बड़ी एक खूबसूरती ये भी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जितेंद्र दीक्षित जी, जिनकी किताब पर हम बात कर रहे थे। अयोध्या कांड को इन्होंने एक रेफरेंस के तौर पर लिया है, और इस किताब में मुंबई शहर की संवेदनशील जनता और पुलिस के रोल, वहाँ के सांप्रदायिक दंगों, हिंसा, उन सब पर बातचीत है। बॉलीवुड पर भी बातचीत है, फाइनेंशियल मार्केट पर भी बातचीत है। प्रभात प्रकाशन से किताब प्रकाशित है, आप इसको पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं आपको ये किताब कैसी लगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद दीपाली।